हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फंडालॉजी। तो आइए बेटा, आज हम समझेंगे अपने द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द यूनिट के बारे में। जो हमारी यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है दैट इज गॉस थ्योरम, या यूं बोल सकते हैं गॉस लॉ। क्लियर? तो हम इस टॉपिक को बेटा 3 से 4 वीडियो में करेंगे, मे भी एक ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि हम पूरा डिटेल में करने वाले हैं इस पूरे के पूरे टॉपिक को। देखिए, ये टॉपिक है हमारे पास गॉस थ्योरम, फिर उसके कुछ एप्लीकेशंस हैं 3 से 4। क्लियर? तो हम डेली एक एक एप्लीकेशन ही करेंगे और हर एप्लीकेशन को विद न्यूमेरिकल्स कवर करने वाले हैं। क्लियर है? आप ये समझ लीजिए, गॉस थ्योरम में से आपके पास एक ना एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो चलिए देखते हैं हम अपनी गॉस थ्योरम क्या है। देखिए, गॉस थ्योरम में हम क्या फाइंड आउट करते हैं बेटा, दैट इज टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या फाइंड आउट करेंगे? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब गॉस थ्योरम की जरा एक बार डेफिनेशन समझते हैं हम कि गॉस थ्योरम है क्या। तो देखिए बेटा, वैसे तो जो गॉस थ्योरम है इससे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं, लेकिन इसको यूज किया जा सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए। देखिए, जनरली हमने पता है, अगर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है Q, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होगा बेटा, इज इक्वल्स टू KQ डिवाइड बाय R स्क्वायर। क्लियर? पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है, लेकिन अगर किसी एक पर्टिकुलर एरिया पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे कि मैं बात कहूं इस मार्कर पर कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर ये बॉडी है हमारे पास, इसके ऊपर कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तब हम इस फॉर्मूला का यूज नहीं कर सकते। तो हम यहां पर गॉस थ्योरम का यूज करके बड़े ही इजीली अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो चलिए बेटा, समझते हैं हम कि हमारा ये गॉस थ्योरम है क्या। तो देखिए बेटा, गॉस थ्योरम क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं हम। अकॉर्डिंग to this theorem, the flux, या total flux through a closed surface, total flux through a closed surface is 1 by epsilon times of the total charge enclosed in that surface। देखिए बेटा, क्या है ये, अगर हमारे पास एक क्लोज सरफेस है, हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में अपने, एक ओपन सरफेस होता है और एक क्लोज सरफेस। जो 2 डायमेंशनल सरफेस है वो कैसा था, ओपन, और जो 3 डायमेंशनल सरफेस है हमारा वो कैसा है बेटा, क्लोज सरफेस। क्लियर? तो यहां पर आप मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक क्लोज्ड सरफेस है, उसके अंदर कुछ चार्ज है बेटा, दैट चार्ज इज Q। क्लियर? तो जो इसके थ्रू फ्लक्स होगा, इस बॉडी के थ्रू जो फ्लक्स होगा, वो फ्लक्स कितना होगा टोटल, दैट इज 1 बाय एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज। यानी कि जितना इसके ऊपर चार्ज है उसको 1 बाय एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ये आपका क्या आएगा, दैट इज टोटल फ्लक्स। क्लियर? अब मान लीजिए हमारे पास जैसे एक बॉडी है, डस्टर है एक, क्लियर है, एक बॉडी है अपने पास, इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है, दैट इज Q। क्लियर? तो इसके ऊपर अगर चार्ज Q है तो इसके ऊपर फ्लक्स कितना होगा। तो देखिए बेटा, इसका जो फ्लक्स है दैट इज इक्वल्स टू E वेक्टर, यहां पर ये देखिए ऐसे सर्कल बनाना है आपने, इंटीग्रेशन करना है, यानी कि क्लोज सरफेस है, इसका मतलब E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ये तो किसका फॉर्मूला है बेटा, फ्लक्स का फॉर्मूला है, that is equals to the Q by epsilon। Q क्या है, टोटल चार्ज। क्लियर? और एप्सिलॉन, तो ये फॉर्मूला है बेटा आपका गॉस थ्योरम का। क्लियर है? गॉस थ्योरम का यूज करके आप फाइंड आउट कर सकते हो किसी बॉडी के थ्रू फ्लक्स। कौन से, कैसी होनी चाहिए बॉडी, 3 डायमेंशनल बॉडी, यानी कि एक क्लोज्ड सरफेस है अगर हमारे पास, उसके ऊपर चार्ज है Q, तो हम फ्लक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला रहेगा, दैट इज Q बाय एप्सिलॉन। क्लियर है बेटा? तो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन को नोट कर लीजिए।
तो आइए बेटा अब हम करते हैं इसका प्रूफ ऑफ द गॉस थ्योरम। अब मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज है बेटा, दैट इज चार्ज क्यू। क्लियर है? तो इस चार्ज क्यू के अराउंड आप मान लीजिए हम कंसीडर कर लेते हैं कि एक स्फेरिकल सरफेस है, जिसको हमने नाम दिया स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। क्लियर? एक चार्ज है, उस चार्ज के अराउंड हमने क्या कंसीडर कर लिया, एक गॉसियन सरफेस या एक स्फीयर कंसीडर कर लिया जिसकी रेडियस कितनी है r। क्लियर? अब इस स्फीयर को देखिए बेटा हम कई छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने इस स्फीयर के ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लिया बेटा। क्लियर है? इस स्फीयर, ऐसे इस स्फीयर के ऊपर पता नहीं कितने सारे एलिमेंट्स होंगे, जैसे कि यहां भी होगा, यहां पे, यहां, हर पॉइंट पर इस पे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं। तो मैंने एक छोटा सा एलिमेंट वहां से कंसीडर किया स्फीयर का। क्लियर? तो अब देखिए जरा ध्यान से, मैं इस एलिमेंट को सेंटर के साथ यहां पर मिला देता हूं। क्लियर? ये जो छोटा सा एलिमेंट है बेटा, इसका एरिया मैं मान लेता हूं कितना है अपना, दैट इज ds। इस छोटे से एलिमेंट का एरिया बेटा मैंने क्या मान लिया, ds। तो वेक्टर से रिप्रेजेंट करूंगा क्योंकि एरिया हमने क्या बोला था, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको मैंने ds वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर? अच्छा अब एक बात को समझिए आप, ये है अपना पॉजिटिव चार्ज। तो इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, दैट इज आउटवर्ड। कहां की तरफ होगी बेटा, वो रेडियली आउटवर्ड, बिल्कुल बाहर की तरफ होगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। क्लियर है? वैसे भी मैंने आपको बताया था जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। वो क्या होगी, हमारे सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। तो ये चार्ज है, इसके अराउंड एक स्फेरिकल बॉडी है, तो इस स्फेरिकल बॉडी के स्फीयर के ऊपर परपेंडिकुलर कहां से जाता है, हमेशा सेंटर से पास होता है। तो ये लाइन आप चेक कर सकते हो बेटा कहां से पास हो रही है हमारी, फ्रॉम द सेंटर। क्लियर है? तो ये हमारा सेंटर है, यहां पर ये चार्ज है प्लस क्यू। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसका जो ये हमारा जो सरफेस है बेटा हमने कंसीडर किया एरिया एलिमेंट, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, एरिया की मैंने क्या बताया था, डायरेक्शन हमेशा उसके परपेंडिकुलर होती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक सरफेस है, क्लियर, ये एक बॉडी है, तो इसके इस सरफेस पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, वो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी। तो यानी कि यहां पर बेटा ds वेक्टर की डायरेक्शन भी ये है। मैंने इसको डबल एरो यहां पर शो की है, एक एरो रिप्रेजेंट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को और दूसरा एरो शो कर रहा है अपना एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को। क्लियर? तो अच्छा ये एक बात समझिए आप, द फ्लक्स ड्यू टू द एलिमेंट ds, ये जो अपने पास एक एलिमेंट है बेटा ds, इसकी वजह से कुछ ना कुछ फ्लक्स होगा। वो फ्लक्स मान लीजिए हमने क्या मान लिया, उसको d फाई से रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब देखिए जरा ध्यान से, d फाई इक्वल होगा अपना E वेक्टर डॉट ds वेक्टर के। क्लियर है? फ्लक्स का फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो d फाई इज इक्वल्स टू E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अब E वेक्टर क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इससे आउटवर्ड बाहर आ रहा है। अच्छा अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप यहां पर बता सकते हैं, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वो हम ऑलरेडी बेटा पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, दैट इज Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन r का स्क्वायर। क्लियर है? r क्या है, इसकी रेडियस। अगर ये डिस्टेंस r है तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा, r ही होगा। क्लियर? तो ये है बेटा अपना 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर। अब इस वैल्यू को आप यहां पर पुट करेंगे तो बेटा हमारा जो फ्लक्स आ जाएगा थ्रू द एलिमेंट ds, वो कितना होगा, दैट इज Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन r का स्क्वायर इनटू में ds। क्लियर है बेटा? तो ये आ गया अपना क्या, फ्लक्स। अच्छा अगर बेटा हमें फाइंड आउट करना है, अच्छा एक चीज और देखिए, पहले यहां पर इसको ओपन कर लेते हैं, E ds cos थीटा। क्लियर है? अच्छा अब यहां पर देखिए आप, E वेक्टर और ds वेक्टर दोनों में एंगल कितना है, 0, तो cos 0 हो जाएगा अपने पास, दैट इज E ds इनटू में 1, क्योंकि बेटा ये cos 0 की वैल्यू कितनी होती है यहां पर 1, दैट इज E ds
cos 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू कितनी होगी 1। तो ये आ गया हमारे पास E डॉट ds। तो E की वैल्यू ये रही और ds की वैल्यू ये रही। इसको मैग्नीट्यूड में लिख लीजिए आप। क्लियर है बेटा? पहले ये बताओ यहां तक समझ में आया? तो ये तो था स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स। तो अगर हमें टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा बेटा? देखिए जरा ध्यान से, यहां पर अपना जो फ्लक्स है फाई, दिस इज इक्वल्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। क्लियर? अच्छा अब चलिए यहां से हम चेक करते हैं, Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन r का स्क्वायर इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ ds। देखिए बेटा ये ds तो एक छोटा सा एलिमेंट था यहां पर, ऐसे ही और पता नहीं कितने छोटे छोटे ds एलिमेंट्स होंगे। तो यानी कि हम एक छोटे से सरफेस एरिया की बात नहीं करेंगे, हम तो पूरी बॉडी के सरफेस एरिया की बात करेंगे। तो ds का इंटीग्रेशन क्या होगा? यानी कि कंप्लीट बॉडी का इंटीग्रेशन। क्लियर है बेटा? अच्छा जरा आप यहां पे ध्यान से देखिए, जो टोटल सरफेस एरिया है वो कितना है? स्फीयर का एरिया क्या होता है? दैट इज 4 पाई r का स्क्वायर। तो देखिए बेटा फाई इज इक्वल्स टू Q डिवाइड बाय Q बाय, ये एप्सिलॉन को मैं एक तरफ करता हूं और ये बच गया अपना 4 पाई r स्क्वायर इनटू में इसका टोटल एरिया अपने पास आ जाएगा बेटा, दैट इज 4 पाई r का स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए जरा ध्यान से आप, 4 पाई r स्क्वायर से 4 पाई r स्क्वायर कैंसल, तो हमारे पास आप चेक कर सकते हो बेटा कि जो फ्लक्स आया है दैट इज इक्वल्स टू द Q बाय एप्सिलॉन टाइम्स। तो आप देख सकते हैं बेटा हमारा फ्लक्स कितना आया है टोटल, दैट इज Q बाय एप्सिलॉन। यही किसने कहा था? गॉस थ्योरम में यही कहा गया था हमसे कि फ्लक्स इज इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन। क्लियर है? तो चलिए बेटा ये हमने फाइंड आउट कर लिया प्रूफ ऑफ द गॉस थ्योरम। तो अब देखिए गॉस थ्योरम के प्रूफ से हम समझ चुके हैं कि टोटल फ्लक्स हमारा कितना है, दैट इज Q बाय एप्सिलॉन टाइम्स। क्लियर? अच्छा अब ये बताइए बेटा, गॉस थ्योरम में हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर किया था, जैसे एक पॉइंट चार्ज था ये Q, इसके चारों हमने क्या मान लिया? एक क्लोज सरफेस मान लिया। अब इस गॉसियन सरफेस की इंपॉर्टेंस क्या है, जो मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं कि जनरली अगर कहीं पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं पर सिमेट्रिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी बॉडी पर, जैसे कि एक बॉडी है, इस पर पूरी बॉडी पे सिमेट्रिकली चार्ज फैला हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वहां पर इसकी वजह से मुझे किसी एक पॉइंट पर, जैसे ये बॉडी है और इस बॉडी की वजह से मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो हम वहां पर सिंपल फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते, तो हम गॉस थ्योरम की हेल्प से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? तो वो आगे जैसे हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे वहां पर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। क्लियर है बेटा? तो चलिए अब हम करते हैं डेरिवेशन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम द गॉस थ्योरम। मतलब गॉस थ्योरम की हेल्प से हम कूलम्स लॉ को कैसे डिराइव करते हैं, एक बार वो भी छोटा सा डेरिवेशन है उसको समझ लेते हैं। तो चलिए बेटा करते हैं स्टार्ट। देखिए हमें पता है कि एक जो स्मॉल एलिमेंट है ds, इसकी वजह से जो टोटल फ्लक्स होता है वो कितना है? d फाई, दैट इज E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। क्लियर है? तो यहां पर देखिए इनके दोनों के बीच में E वेक्टर और ds वेक्टर दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो E ds cos थीटा, थीटा हमारा कितना आ गया? 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1, तो d फाई इज इक्वल्स टू E डॉट ds। तो ये बेटा किसकी वैल्यू आई अपने पास? दैट इज द फ्लक्स। क्लियर? तो अब देख सकते हैं बेटा अपना d फाई इज इक्वल्स टू E ds आ चुका है। अगर मुझे टोटल फ्लक्स निकालना है, ये फ्लक्स तो है बेटा इस स्मॉल एलिमेंट के थ्रू, अगर मुझे फाइंड आउट करना है टोटल बॉडी के थ्रू फ्लक्स, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा? दैट इज फाई इज इक्वल्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ d फाई E। क्लियर है? तो यहां पर क्या है बेटा अपना E ds। तो चलिए ये हो गया अपना E इंटीग्रेशन ऑफ द ds। क्लियर? तो अब देखिए बेटा ध्यान से, यहां से हम हमारा ये तो हो गया E, ds क्या है? स्मॉल एरिया एलिमेंट, और इंटीग्रेशन ऑफ ds का मतलब है कंप्लीट बॉडी का एरिया कितना है, वो बेटा आपको ऑलरेडी पता है कितना है, दैट इज 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि स्फीयर का एरिया क्या होता है बेटा? 4 पाई r स्क्वायर। क्लियर? तो ये अपना आ गया किसके इक्वल बेटा? 5 के। क्लियर है? यहां से फ्लक्स।
अच्छा चलिए, ये होगी बेटा हमारे इक्वेशन नंबर 1। अभी हमें क्या करना है, कूलम्ब्स लॉ को डिराइव करना है गॉस थ्योरम की हेल्प से। तो चलिए अब गॉस थ्योरम की तरफ भी चलते हैं एक बार कि गॉस थ्योरम हमें क्या कहती है। तो देखिए बेटा, अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंगली क्या है, फाई इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन। क्लियर है? तो यानी कि फाई की जगह बेटा मैं क्या लिख सकता हूं, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। तो चलिए करते हैं। तो E इंटू में 4 पाई आर स्क्वेयर दैट इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। तो देखिए बेटा, आप यहां से E की वैल्यू कितनी आई अपने पास, दैट इज क्यू डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन इंटू में R का स्क्वायर। तो ये तो आ गया बेटा अपने पास क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर? अच्छा, मान लीजिए कि यहां पर किसी एक पॉइंट पर एक चार्ज है क्यू नोट, तो इसके ऊपर क्या लगेगा, कुछ ना कुछ फोर्स भी लगेगा, कुछ ना कुछ क्या लगेगा, फोर्स लगेगा ड्यू टू दिस चार्ज। और वो फोर्स कितना होगा, देखिए हमें पता है बेटा E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नोट, यही होता है ना। तो यहां से बेटा F की वैल्यू क्या होगी, देखिए जरा ध्यान से, F इज इक्वल्स टू दैट इज E इंटू में क्यू नोट। तो अब यहां से आप E की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो अपने पास देखिए बेटा आंसर क्या आएगा, क्यू नोट डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन R का स्क्वायर। सो दिस इज आवर कूलम्ब्स लॉ। यही क्या है बेटा हमारा, कूलम्ब्स लॉ। तो ये था कूलम्ब्स लॉ का डेरिवेशन। तो चलिए इसको फटाफट आप नोट कर लीजिए। देखिए बेटा, गॉस थ्योरम में आपको कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा। वो पॉइंट्स क्या है, मान लीजिए कि हमारे पास एक सरफेस है, क्लोज सरफेस है, और उसके पास रखा है कुछ चार्ज क्यू। क्लियर? और हमसे पूछा जाए फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, तो आंसर क्या होगा, आप जरा एक बार खुद सोच के देखिए। यहां पर जो बेटा टोटल फ्लक्स होगा दैट इज 0। क्यों? क्योंकि गॉस थ्योरम तभी वैलिड है जब जो चार्ज है विद इन द क्लोज सरफेस हो। यहां पर विद इन द क्लोज सरफेस टोटल चार्ज कितना है, 0 है। तो यहां पर बेटा इस विद सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स है अपना वो कितना आ जाएगा, दैट इज 0। क्लियर है? ये पॉइंट आपने अच्छे से ध्यान रखना है। तो चलिए अब देखते हैं बेटा हम अपना सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, मान लीजिए बेटा हमारे पास एक स्फीयर है, स्फीयर का नाम है S1। मतलब कोई भी एक बॉडी है, क्यूबिकल भी हो सकती है ये बॉडी, किसी भी शेप की हो सकती है। यहां पर मैंने सिंपली मान लिया इसको स्फेरिकल। और एक ये सरफेस है बेटा जो क्या है अपना S2। तो मान लीजिए यहां पर +2Q चार्ज है, यहां है एक चार्ज है इधर +3Q, एक है -1Q। क्लियर? और एक चार्ज यहां पर है बेटा दैट इज 6Q। तो क्वेश्चन है बेटा अपना, देखिए जरा ध्यान से, फ्लक्स थ्रू द S1। अभी हमें फाइंड आउट करना है S1 के थ्रू फ्लक्स कितना होगा। तो यहां पर आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए जरा ध्यान से बेटा, मैं S1 के जो थ्रू फ्लक्स है उसको फाई S1 नाम दे देता हूं। तो देखिए अपना फॉर्मूला क्या है, चार्ज बाय एप्सिलॉन। अब S1 के अंदर कितना चार्ज है वो आप देख सकते हो, दैट इज 2Q प्लस 3Q माइनस 1Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। तो यानी कि 2 और 3 5 माइनस 1 दैट इज 4Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। तो ये हो गया बेटा अपना आंसर। क्लियर है? याद रहेगा ये पॉइंट। अच्छा, अगर हमसे पूछा जाए व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सरफेस S2, तो S2 सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना होगा। अब आप जरा यहां पे थोड़ा सा समझिए। देखिए S2 के अंदर बेटा ये चार्ज तो है, प्लस में ये चार्ज भी S2 के अंदर है, लेकिन ये चार्ज इसके अंदर नहीं था, इसलिए हमने 6Q को इसमें इंक्लूड नहीं किया। तो अब बेटा S2 के थ्रू फ्लक्स कितना होगा अपना, देखिए 4Q तो ये सारा हो गया और इसमें 6Q और जोड़ दीजिए, तो यानी कि
10Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। तो ये बताओ बेटा, ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो चलिए अब हम समझते हैं अपना थर्ड पॉइंट। तो देखिए जरा ध्यान से, हमारे पास फॉर्मूला था फ्लक्स का थ्रू ए क्लोज सरफेस दैट इज E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। मान लीजिए फॉर अ मीडियम, हमारे पास क्या है, एक मीडियम है, मतलब एयर नहीं है, सिंपली एक मीडियम है कोई। तो उस मीडियम का जो परमिटिविटी है बेटा वो है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट नहीं, और इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितना है, K। तो उस केस में क्या होगा, फ्लक्स इज इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन, क्योंकि अब एप्सिलॉन नॉट नहीं है, एयर के लिए एप्सिलॉन नॉट लेते थे हम, यहां पर एप्सिलॉन है इसकी परमिटिविटी, तो यहां पे एप्सिलॉन आ जाएगा। बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, Q बाय K एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है। क्या है ये? एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो ये इक्वल होती है K इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका था बेटा थर्ड पॉइंट। क्लियर है? तो ये थे बेटा अपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको याद रखने हैं इस टॉपिक को, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में या कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में आपसे पूछे जाते हैं सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम कुछ क्वेश्चंस। हम केवल ध्यान से सुनिएगा जरा, हम केवल वही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो या तो एनसीईआरटी से बिलोंग करते हैं या कभी ना कभी सीबीएसई के किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ज्यादातर हमारी कोशिश रहेगी केवल उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करने की। क्लियर? तो चलिए बेटा करते हैं स्टार्ट, पहले इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए बेटा अपना स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, वहां पर देखिए मैंने शॉर्ट में क्वेश्चन को लिखा गया है, ये हमें डायग्राम गिवन है। इस डायग्राम में क्यूब बनाई गई है जिसके दो सरफेस को क्या किया गया, शेड किया गया। क्वेश्चन है कि Ex की वैल्यू ये दे रखी है आपको, जो भी है अल्फा x की पावर 1/2। Ey और Ez जीरो दे रखे हैं, यानी कि जो y कंपोनेंट और z कंपोनेंट है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो क्या है, जीरो। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू है बेटा 800 न्यूटन पर कूलम। यहां पर ये जो अल्फा है ना, इसकी वैल्यू ये दे रखी है। क्लियर? क्वेश्चन सिंपली पूछा गया है फ्लक्स थ्रू द क्यूब, क्यूब के थ्रू फ्लक्स निकालिए। सेकंड पार्ट को बाद में देखते हैं, पहले हम फर्स्ट पार्ट को ही समझते हैं। तो देखिए बेटा हमसे फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया, फ्लक्स पूछा गया है। अब फ्लक्स निकालना है हमें थ्रू द फर्स्ट पार्ट, थ्रू द क्यूब, इस क्यूब के थ्रू। अच्छा अब देखिए जरा ध्यान से, इस क्यूब के थ्रू अगर हमें फ्लक्स निकालना है, इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं क्यूब को। दो सरफेस तो इसके ऐसे हैं जिसको शेडिंग की गई है, और बाकी ऐसे हैं जिनकी शेडिंग नहीं करी गई है। क्लियर? ये एक तो ये सरफेस एक ये, बाकी बचे हुए नॉन शेडेड रीजन है। तो फॉर नॉन शेडेड रीजन जो बेटा अपना E वेक्टर है ना, ये E वेक्टर और जो ds वेक्टर है, इनमें कितना एंगल बनता है। देखिए जरा ध्यान से, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, अगर मैं इस सरफेस की बात करूं तो ds वेक्टर इसका ये है और E वेक्टर ये, दोनों में एंगल कितना, 90 डिग्री। ये ds वेक्टर एरिया वेक्टर और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, एंगल 90 डिग्री। सेम केस नीचे वाले के लिए, यहां पर एरिया वेक्टर तो ये है और E वेक्टर ये है, एंगल 90 डिग्री। ऐसे इस सरफेस के लिए जो सामने वाला है हमारे, ये तो हो गया बेटा इसका क्या चीज हो जाएगी, ये तो इस तरफ जो बाहर की तरफ है अपना एरिया वेक्टर, और ये क्या हो गया, E वेक्टर, 90 डिग्री एंगल। तो क्या होगा, दैट इज परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब बेटा फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 0। क्लियर? अब बात करते हैं हम शेडेड रीजन के लिए, फॉर द शेडेड रीजन। अब शेडेड रीजन में बेटा फ्लक्स अपना टोटल फ्लक्स कितना है, फाई इज इक्वल्स टू फाई एल प्लस में फाई आर, यानी कि एक तो है बेटा अपने पास लेफ्ट सरफेस और एक है अपने पास राइट सरफेस। क्लियर? तो हम अब लेफ्ट और राइट दोनों सरफेस की बात करते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम डिस्कस करते हैं लेफ्ट सरफेस के लिए। तो चलिए बेटा सबसे पहले है अपना लेफ्ट सरफेस।
अब लेफ्ट सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखिए बेटा, फ्लक्स का फॉर्मूला आपको पता है क्या होगा, दैट इज E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। क्लियर है? तो जो फाई एल है यहां पर मैं लिख देता हूं EL, इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है EL, और ये है बेटा अपना ds वेक्टर। क्लियर है? फाई एल इज इक्वल्स टू EL डॉट ds वेक्टर। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखिए, EL ds cos थीटा। अब यहां बेटा cos थीटा कितना है? cos थीटा देखिए यहां पर EL ds, जरा ध्यान से यहां पर समझिए बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये है, मैंने क्या बताया था, जो क्लोज्ड सरफेस है उसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बाहर की तरफ होती है, यानी कि इसका एरिया वेक्टर तो बेटा यहां से ये बनेगा ds वेक्टर, तो इसका इस तरह है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इस तरफ है क्योंकि यहां पर हमने दिखाया है। क्लियर? दैट इज cos 180 डिग्री बेटा। cos 180 की वैल्यू क्या होती है? -1, तो यानी कि माइनस का EL ds। क्लियर है बेटा? ये किसके क्या है अपना फाई एल के इक्वल। क्लियर है? तो चलिए अब हम फाइंड आउट करते हैं बेटा फ्लक्स थ्रू द राइट सरफेस। उसकी वैल्यू क्या होगी? दैट इज ER डॉट ds, मतलब कि ER ds cos थीटा। क्लियर? अब यहां पर समझते हैं बेटा हम राइट सरफेस में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है, और साथ में जो अपना देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो गया ER, और साथ में एरिया वो भी बाहर की तरफ ही होगा ना, आउटवर्ड, यानी कि सेम डायरेक्शन में, तो cos 0 डिग्री ER ds cos 0 डिग्री, तो यानी कि ER ds, ये बेटा अपना आ गया फाई r। क्लियर है? तो देखिए अब जरा ध्यान से, मेरे पास फाई एल भी आ चुका है, फाई आर भी आ चुका है, तो चलिए फटाफट पहले आप इसको यहां तक नोट कर लीजिए, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। क्लियर? नोट कर लिया? तो चलिए मैं इसको पहले ऊपर से रब करता हूं। तो देखिए बेटा, टोटल फ्लक्स क्या होगा अपना, दैट इज फाई एल प्लस फाई आर, तो यानी कि देखिए फाई आर तो ये है अपना ER ds, माइनस में फाई एल की वैल्यू नेगेटिव में है ना EL ds, तो यानी कि EL ds। तो देखिए बेटा यहां से मैंने क्या किया, ds को कॉमन, और अंदर क्या बच गया अपना ER माइनस में EL। क्लियर है? ER माइनस EL। अब हमें फाइंड आउट करना है ये ER क्या है और ये EL क्या है। तो जरा एक चीज समझते हैं, पहले एरिया देखते हैं कितना है। ये सरफेस है, ये बेटा क्यूब है, क्यूब के जो सरफेस है वो एक सरफेस स्क्वायर शेप का होता है, तो यानी कि इसका एरिया क्या होगा, एक साइड A है तो टोटल A का स्क्वायर, इनटू में ER की वैल्यू देखिए बेटा क्या है, पहले मैं यहां पर समझ लेता हूं। देखिए ER, E का फॉर्मूला क्या है, EX का फॉर्मूला बेटा अल्फा x की पावर 1/2, तो यानी कि देखिए जरा ध्यान से, अल्फा x की वैल्यू कितनी है राइट सरफेस के लिए, ये अपना बेटा राइट सरफेस है, देखिए A तो ये हो गया और एक A ये हो गया, टोटल कितना 2A, और पावर में 1/2। क्लियर? और ऐसे ही बेटा अपना लेफ्ट सरफेस भी है, एक लेफ्ट सरफेस के लिए भी देखिए आप, अल्फा की जगह तो हमने अल्फा, और साथ में x की जगह लेफ्ट सरफेस ये है बेटा, इसमें x की वैल्यू कितनी होगी A, तो यानी कि A की पावर 1/2। क्लियर? तो यहां पर आप वो वैल्यूज को पुट कर दें, अल्फा 2A की पावर 1/2 माइनस अल्फा A की पावर 1/2। क्लियर है बेटा? तो चलिए आप इसको नोट कर लिया, अब मैं इसको नीचे वाले को भी रब कर देता हूं। तो अब देखिए बेटा A स्क्वायर था
तो ए स्क्वायर ये एज इट इज आ गया। अब यहां से अल्फा यहां भी और अल्फा यहां भी है बेटा, तो ये अल्फा भी हमने बाहर कॉमन निकाल लिया। क्लियर। अब जरा एक चीज और देखिए, a की पावर 1/2, a की पावर 1/2, तो a की पावर 1/2 ये भी बाहर कॉमन। अब यहां केवल 2 बच गया बेटा, पावर में था 1/2 माइनस अल्फा भी बाहर जा चुका है, a की पावर 1/2 भी बाहर जा चुका है, तो ये आ गया बेटा अपने पास। देखिए अल्फा, अब a की पावर 2 + 1/2 कितना हो जाएगा, 2 + 1/2 दैट इज 5/2। क्लियर। और ये है बेटा आपका √2 - 1। ये किसकी वैल्यू आई है बेटा, फाई की, यानी कि फ्लक्स की। तो इसका जो भी आंसर आता है बेटा वो आपने सोल्व करके कमेंट में मुझे रिप्लाई करना है कि आपका आंसर कितना आया। देखिए अब अल्फा की वैल्यू आपको गिवन है 800 और a की वैल्यू आपको कितनी गिवन है बेटा, यहां पर 1 मिनट, a मैंने मेंशन नहीं किया, कोई बात नहीं, चलो यहां पर मैं लिख देता हूं, a = 0.1 मीटर है बेटा। क्लियर है। तो a की वैल्यू आपको दे रखी है 0.1 और अल्फा की वैल्यू ये आपको गिवन है, तो ये वैल्यूज आपने यहां पुट करनी है, आंसर निकालना है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से मेरे को रिप्लाई करके बताना है कि आपका आंसर कितना आया है। तो चलिए बेटा ये तो हो जाएगा। अब हम करते हैं अपना सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखिए क्या पूछा गया, चार्ज विद इन द क्यूब। अब चार्ज देखिए बेटा आपने पढ़ा है गॉस थ्योरम से, phi = Q/ε, तो Q क्या होगा बेटा, phi × एप्सिलॉन। क्लियर है। फ्लक्स आपके पास यहां से आ जाएगा और ये रहा आपका एप्सिलॉन, तो चार्ज आप निकाल लोगे। लेकिन एप्सिलॉन की आप वैल्यू क्या पुट करोगे, ये क्वेश्चन बनता है। देखिए जरा ध्यान से, K क्या होता है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन। क्लियर। तो एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको इधर ले जाऊं K को नीचे, 1/4 पाई K। क्लियर है बेटा। तो Q = 5 × 1/4 पाई K। क्लियर। K की वैल्यू आपको पता है ऑलरेडी क्या होती है, K = 9 × 10⁻⁹। क्लियर है, ये आपको लेसन के स्टार्टिंग में बता चुके हैं। तो फटाफट आपने ये वैल्यूज को पुट करनी है और इन दोनों का जो भी आंसर आया आपने क्वेश्चन नंबर लिख करके, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या आंसर आया आपका वो फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। क्लियर। तो चलिए अब करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। तो चलिए बेटा करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था वो एनसीईआरटी क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन है ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देयर इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है सेम इन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में भी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में भी है, दोनों में क्या है, सेम है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म। यहां पर ऐसा नहीं होगा कि इधर कुछ ज्यादा हो या इधर कम हो जैसे लास्ट क्वेश्चन में था, क्योंकि यहां पर क्या है, सेम है, यूनिफॉर्म है, यानी कि हर जगह उसकी वैल्यू सेम रहेगी। ई वेक्टर दे रखा है x > 0, यानी कि पॉजिटिव x के लिए ये वैल्यू है, नेगेटिव x के लिए उसकी वैल्यू ये रही, यानी कि x < 0 यानी नेगेटिव, ये x more than 0 यानी इस तरफ पॉजिटिव। ए सिलेंडर ऑफ द लेंथ 20 सेंटीमीटर, एक सिलेंडर है जिसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर, रेडियस है बेटा 5 सेंटीमीटर, हैज इट्स सेंटर एट ओरिजिन, इसका सेंटर जो है ओरिजिन पर रखा गया है। तो हमें फाइंड करना है फ्लक्स थ्रू द फ्लैट सरफेस। ये जो दो फ्लैट सरफेस है ना इसके, इनमें कितना फ्लक्स होगा। दूसरा पूछा गया है फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर, यानी कि ये जो साइड है ना और ये साइड, इसके थ्रू कितना फ्लक्स है। तीसरा पॉइंट है आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, मतलब टोटल सिलेंडर में फ्लक्स कितना है। चौथा पॉइंट है चार्ज इन द सिलेंडर कितना है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हम अपना आंसर यहां से। क्लियर है। तो देखिए बेटा मैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करता हूं, फर्स्ट पार्ट। देखिए बेटा हमसे पूछा गया है व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स, टोटल आउटवर्ड फ्लक्स कितना होगा। पहले मैं बात करता हूं लेफ्ट सरफेस के लिए। तो लेफ्ट सरफेस के लिए बेटा क्या होगा, ई वेक्टर डॉट
ds वेक्टर। क्लियर है ना, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अब जरा ध्यान से देखिए आप, अपने पास E वेक्टर की वैल्यू कितनी है। यहां पर बेटा जो E वेक्टर है, मैं EL नाम दे देता हूं इसको, और इसको DSL मतलब लेफ्ट सरफेस का सरफेस। तो EL वेक्टर कितना है बेटा अपना, देखिए लेफ्ट के लिए यानी कि x लेस देन जीरो ये केस है, माइनस का 200 कितना है बेटा, -200 आई कैप, जो भी आगे यूनिट लिख दीजिए न्यूटन पर कूलम। ऐसे ही बेटा जो DSL वेक्टर है ये कितना है अपना, एरिया कितना होता है बेटा, ये वाला जो क्या है, ये हमारा सर्कुलर है ना ये शेप, सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यानी कि बेटा क्या आ जाएगा, पाई आर का स्क्वायर 5/100 सेंटीमीटर में है ना ये, तो 5/100 मीटर में हो जाएगा इसका स्क्वायर। इधर आई कैप था, माइनस आई कैप है ना ये, माइनस आई कैप इस तरफ, तो सरफेस वेक्टर के लिए भी तो माइनस आई कैप आएगा, क्योंकि ये तो दोनों पैरेलल हैं, तो यानी माइनस का आई कैप। ये अंडरस्टूड होगा वैसे, ये वैल्यूज पुट करेंगे आप, आंसर आ जाएगा। ये दोनों पैरेलल हैं, कोस थीटा तो 0 हो जाएगा, कोस 0 की वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो बस सिंपली आपके पास आ जाएगा बेटा, माइनस और माइनस की जब मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ही आने वाला है, दैट इज 200 पाई आर का स्क्वायर यानी कि 5/100 का स्क्वायर। तो बेटा आपने इसको सोल्व करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो चलिए अब करते हैं हम राइट सरफेस की, यानी कि फाई आर। क्लियर है, तो सेम केस बेटा फाई आर में रहेगा, यहां ये दोनों वैल्यू नेगेटिव थी, यहां पर ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी राइट सरफेस के लिए। बस आंसर आपका यहां पर भी सिमिलर आएगा, क्या आएगा, 200 पाई इंटू में बेटा 5/100 का स्क्वायर। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर, तो चलिए अब हम पार्ट करते हैं अपना सेकंड, फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर। कह रहे कि जो यहां पर ये जो साइड है ना, यहां पर कितना फ्लक्स होगा, जरा देखिए बेटा, यहां E वेक्टर की डायरेक्शन तो ये रही अपनी, और जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर होगी ना सरफेस वेक्टर की या एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, यहां पैरेलल होगी, तो यानी कि ये ऐसे, तो एंगल कितना, 90 डिग्री। तो here for the curved surface देखिए बेटा, E vector is perpendicular to ds vector, so the flux is 0। क्लियर, तो अब करते हैं बेटा हम थर्ड केस, क्योंकि 90 डिग्री है ना, तो इसको ओपन करके cos 90 0 हो जाएगा, तो आंसर अपना क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, पूरे सिलेंडर में टोटल फ्लक्स कितना हुआ, तो देखिए बेटा ये मैंने कर्व सरफेस के लिए लिख दिया, दैट इज फाई एल प्लस फाई आर, इन दोनों की वैल्यू सेम आने वाली है, एल बड़े की भी आर की भी, और प्लस में क्या आएगा, कर्व्ड सरफेस निकाल लेना, ये तो 0 है, इनकी वैल्यू जो आप फाइंड आउट करोगे वो आपने यहां पर करनी है। क्लियर, अच्छा फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर। ये तो बड़ा ही इजी है, देखिए फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है बेटा, Q/ε। क्लियर, फ्लक्स आप टोटल निकाल लोगे, चार्ज आपको मतलब फ्लक्स तो आपको यहां पता चल गया, Q आपको निकालना है, एप्सिलॉन आपको पता है। क्लियर, तो ये सारी वैल्यूज पुट करके आपने जल्दी से आंसर निकालना और कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई करके बताना है कि आपका आंसर क्या आया है। क्लियर, तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा देखिए अपना थर्ड क्वेश्चन क्या है, S1 और S2 हमारे पास दो स्फीयर हैं, कंसेंट्रिक है, यानी दोनों का सेंटर एक ही है। S1 पर चार्ज है Q, S2 पर चार्ज है बेटा 2Q। S1 की रेडियस R1 और S2 की रेडियस है R2। तो आपको फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ द फ्लक्स थ्रू द S1 एंड S2। S1 में जितना फ्लक्स और S2 में जितना फ्लक्स है, इनका रेशियो। सेकंड पार्ट में पूछा गया है फ्लक्स में क्या चेंज आएगा ऑफ द S1 के थ्रू जो फ्लक्स पास कर रहा है उसमें कितना चेंज आएगा अगर
हम इसके अंदर एक मीडियम डाल दें जो कि कैसा हो, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हो इन द स्पेस ऑफ S1 के बीच में जो स्पेस है इसमें मैं एक मीडियम डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था K। तो इसके फ्लक्स पर क्या चेंज पड़ेगा? सेकंड पार्ट में इसने फिर पूछा है, अगर यहां पर ना डाल करके वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक मीडियम हमने यहां डाल दिया, जो S1 और S2 के बीच का स्पेस है ना बेटा, ये वाला स्पेस, ये सारा स्पेस, इसको किससे भर दिया जाए? एक मीडियम से भर दें जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तो क्या फर्क पड़ेगा इसके फ्लक्स पर, S1 के? मतलब फ्लक्स हमने S1 का ही निकालना है पार्ट A में भी और B में भी, लेकिन एक A पार्ट में तो बोला गया है कि यहां हमने मीडियम डाला, B पार्ट में बोला कि मीडियम यहां पर डाला सारे में। क्लियर? तो चलिए अब करते हैं स्टार्ट। पहले हम फाइंड आउट करते हैं फर्स्ट पार्ट में, सिंपल केस है, अभी कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मीडियम नहीं डाला, तो फाई S1, फाई की वैल्यू क्या होती है बेटा? चार्ज बाय एप्सिलॉन। इसके अंदर कितना चार्ज है? Q, दैट इज Q बाय एप्सिलॉन। एंड ऐसे ही बेटा आपका फाई S2, कितना? S2 में कितना चार्ज है देखिए अब ध्यान से, ये 2Q प्लस Q दोनों चार्ज हैं इसके अंदर, डिवाइड बाय एप्सिलॉन, यानी कि 3Q बाय एप्सिलॉन। क्लियर है? कर लोगे बेटा? तो रेशो आप निकाल लेना इनका, सिंपली रेशो ही करना है ना, हो जाएगा। तो चलिए ये तो था आपका फर्स्ट पार्ट। अब है बेटा सेकंड पार्ट का ए, सेकंड का ए पार्ट। अगर यहां पर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दें तो इसके फ्लक्स में क्या चेंज आएगा बेटा? दैट इज जो नया फ्लक्स है वो मैंने अभी आपको बताया भी था, Q बाय K एप्सिलॉन। शायद मैंने जैसे गोस थ्योरम अपनी कंप्लीट हुई थी मैंने तभी करवाया था ये केस, Q बाय K एप्सिलॉन, ये हो जाएगा। अच्छा बी पार्ट में देखो भाई, अगर यहां आप चाहे कुछ मर्जी डालते रहो लेकिन इसके फ्लक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर? तो नो चेंज, मतलब यहां पे कुछ भी डाल रहे हो उसका इसके फ्लक्स पर क्या फर्क है? कुछ भी तो नहीं। क्लियर है ना? तो चलिए इसको फटाफट नोट कर लीजिए और फिर हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बेटा फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम। कंसीडर द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। हमसे बोला गया है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E, 3 × 10⁻³ I कैप न्यूटन पर कूलम। तो यहां से एक बात क्लियर है, ये I कैप का मतलब है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है X डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में बेटा? X डायरेक्शन में। कैलकुलेट द फ्लक्स, हमें फ्लक्स निकालना है थ्रू ए स्क्वायर सरफेस, एक सरफेस है जिसकी शेप कैसी है? स्क्वायर शेप है, ऑफ एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब कि बेटा कुछ ऐसा है, एक स्क्वायर है जिसका एरिया कितना है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? तो इसको मीटर में बदलेंगे जब हम, सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो 100 × 100, तो जो भी होगा आपका 10⁻³ मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आ गया। चलो कोई बात नहीं। फिर देख कर कंडीशन दे दी इसने, कब? जब इसका प्लेन पैरेलल होगा YZ प्लेन के। अब देखिए बेटा ये प्लेन मान लो YZ प्लेन के पैरेलल है, ये आपका Y और ये Z। क्लियर? तो YZ प्लेन के तो पैरेलल है ये एरिया, लेकिन एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? इस तरफ, यानी कि, और ये कौन सा? देखो ये Y ये Z, तो ये क्या होगा? X। क्या होगा? ये X। तो यानी कि इसका एरिया वेक्टर X डायरेक्शन में है, और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी कहां है? X डायरेक्शन में, क्योंकि दे रखा है I कैप। क्लियर? तो इसका मतलब बेटा यहां पर जो फर्स्ट केस है एंगल 0 हो गया यहां पर, यानी कि ES cos 0 डिग्री। तो जो अपना फाई है दैट इज E × S। क्लियर है ना? तो S हमें पता है हमारा सरफेस एरिया ये रहा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा वो अपना ये रहा 3 × 10⁻³ क्लियर? तो क्या आंसर आ जाएगा? 3 × 10⁻³ इंटू में 10⁻³
-3 + 3 0, तो 3 आ गया बेटा फ्लक्स। यूनिट लिख लेना इसकी, जो भी होगी आपकी। क्लियर है? अच्छा, अब सेकंड पार्ट में समझिए। नॉर्मल टू इट्स प्लेन, यानी कि व्हेन जो एरिया है नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, यानी कि अब इसने कंडीशन क्या दी, इसको भूल जाओ y और z को। अगर इस सरफेस पे मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं तो वो नॉर्मल एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने का एंगल बनाएगा? 60 डिग्री। अब ये इसका नॉर्मल है। नॉर्मल होने का मतलब क्या होता है? एरिया वेक्टर। नॉर्मल और किसको शो करता है? एरिया वेक्टर को। यानी जो एरिया वेक्टर है एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है। अब एक्स एक्सिस में क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉर्मल के साथ एरिया वेक्टर है, तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल था 60 डिग्री। तो यानी कि बेटा ई एस कोस 60 डिग्री। एक बार ध्यान से सोचना इसके बारे में, दोबारा वीडियो को बैक करके आप देखना, ध्यान से आपको समझ में आ जाएगा। तो बस E की वैल्यू रखिए, S की रखिए, cos 60 की वैल्यू रखिए, आपके पास क्या आ जाएगा? फ्लक्स आ जाएगा। क्लियर है? तो चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, और फिर हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन है अपना, एक गॉसियन सरफेस में चार्ज इतना है, चार्ज दे रखा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा है, तो सिंपल है बड़ा ही ये तो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi = Q by एप्सिलॉन। क्यू आपको गिवन है, कितना है? 8.85 × 10⁻⁻8। क्लियर? अब एप्सिलॉन की वैल्यू आपको पता है, जैसे हमने पहले बताई थी, के क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो यहां से एप्सिलॉन क्या आया? 1/4 पाई के की वैल्यू 9 × 10⁹, वो आपको ऑलरेडी पता है। क्लियर? लेकिन अगर एक वैल्यू और डायरेक्ट होती है, ये तो इस तरह से निकालने के बजाय डायरेक्ट आप एप्सिलॉन की वैल्यू और क्या लिख सकते हो? 8.85 × 10⁻⁻12 SI यूनिट्स में इसकी एक वैल्यू, ये डायरेक्ट वैल्यू है। ठीक है? हाँ, यहां से आपको निकाल दिया, वो निकाल सकते हो ना यहाँ पर, क्योंकि ये डायरेक्ट गिवन 8.85, ये भी 8.85, तो कैंसिल करके आप अपना आंसर निकाल सकते हो। कितना आएगा आंसर बेटा? ये तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, तो 10⁴ ये आ गया। आगे यूनिट्स लिखते रहना। सेकंड पार्ट कह रहे अगर गॉसियन सरफेस की रेडियस को डबल कर दें तो फ्लक्स पर कितना फर्क पड़ेगा? देखो बेटा, आपके पास क्या था? phi = Q by एप्सिलॉन। तो रेडियस को कोई कितना भी चेंज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहां पर रेडियस का कोई रोल है ही नहीं। क्लियर? तो ये केवल चार्ज पर डिपेंड करता है, रेडियस या साइज पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। गॉस थ्योरम की एक खास बात है, केवल Q by एप्सिलॉन। क्लियर है? तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए बेटा, सिक्स्थ क्वेश्चन है, ये क्या है हमारा? कह रहे एक होलो सिलेंड्रिकल सरफेस है जिसको एक 3 डायमेंशनल सिस्टम के अंदर हमने रखा गया, 3D कोऑर्डिनेट्स के अंदर, मतलब x y z कोऑर्डिनेट्स हैं, इस तरीके से इसको रखा गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये आपको गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है इसके थ्रू फ्लक्स। अब देखिए, वही आपको पता है, थ्रू द कर्व्ड सरफेस, फॉर कर्व्ड सरफेस। हमने ऐसा क्वेश्चन एक और किया था, उसके लिए क्या था? देखिए, ये तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दी हुई है अलोंग द एक्स डायरेक्शन, और ये हमें बेटा क्या दे रखा है? क्या होगा इसका? सरफेस ऊपर की तरफ। तो जो E वेक्टर है दैट इज परपेंडिकुलर टू S वेक्टर, देयरफॉर द फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस तो 0। क्लियर? अब एक है अपने पास लेफ्ट सरफेस और एक है राइट सरफेस, तो इसको नाम देते हैं L और इसको नाम दे देते हैं हम R। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं फ्लक्स थ्रू द लेफ्ट सरफेस। तो ये क्या होगा बेटा? E वेक्टर डॉट SL वेक्टर। क्लियर है? यानी कि लेफ्ट सरफेस का एरिया, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है ऑलरेडी कि ये रहा। तो अब जरा यहां पर एक चीज देखिए बेटा, आप
डॉट एस एल यानी कि ई एस एल कोस थीटा। यहां पर थीटा कितना है, यानी कि अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये है और जो एस एल है उसकी डायरेक्शन ये देखो, यहां पर एरिया वेक्टर आपका यही होगा ना, एस एल वेक्टर। तो लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव एक्स में है, नेगेटिव की तरफ नहीं है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है। तो बेटा यहां पर एंगल हो गया 180, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, सरफेस ये रहा, तो यानी कि ई एस एल कोस 180 डिग्री। तो मतलब कि फाई एल बेटा आपके पास आ गया माइनस ई एस एल। क्लियर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है यहां पर वो भी देखना है और सरफेस एरिया भी आपको देखना है बेटा। सरफेस एरिया वैसे 25 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 50x। तो 50x की वैल्यू बेटा कितनी है, यहां से यहां तक x कितना है 1 है ना, इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाय एस एल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो मीटर में बदलने के लिए स्क्वायर है ना, तो 2 बार सोल्व करना पड़ेगा डिवाइड में। ये आ जाएगा बेटा आपका आंसर इसको सोल्व करके। ठीक है, तो इसको देख लेना आप, जो भी सोल्व करके आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, सेकंड पार्ट में बेटा सॉरी यहीं पर एक और है, हमें निकालना है राइट सरफेस में। इसके लिए तो इसके लिए क्या हो जाएगा E डॉट एस आर, राइट वाला जो सरफेस एरिया है वो, यानी कि ई एस आर कोस 0 डिग्री। क्योंकि यहां पर देखो बेटा एस वेक्टर भी सेम इधर ही है और ई वेक्टर भी इधर ही है, तो दोनों पैरेलल है ना, कोस 0, तो यानी कि ई एस आर। क्लियर। चलिए ठीक है, अब ई की वैल्यू यहां पर देखिए आप क्या आएगी, 50x था ना, तो 50 यहां पर x कितना होगा, देखो बेटा 1 तो ये है और 1 ये, इसकी लेंथ भी तो 1 है ना, और 1 ही ये है, तो 2 हो गया टोटल। 50 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाय ये जो भी एरिया है वो आपने लिख देना, दैट इज 25 बाय 100 इंटू 100। तो चलिए जो भी इसका आपका आंसर आएगा लेफ्ट और राइट सरफेस के लिए, वो जो आंसर आता है वो आपने मुझे बताना है। और सेकंड पार्ट में इसके देखिए चार्ज एनक्लोज्ड, चार्ज आप निकाल सकते हो गॉस थ्योरम से, phi is equals to Q by एप्सिलॉन। क्लियर। तो चलिए बेटा ये था आज का अपना गॉस थ्योरम। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम अपनी गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।